हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन एंड मूवमेंट्स में इलेक्टोरल सिस्टम एंड रिफॉर्म्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को 50% से भी कम वोट मिले और वो इलेक्शन जीत जाए? इज इट पॉसिबल? यस, ऐसा पॉसिबल है। इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा इलेक्शन सिस्टम्स को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर ऐसा किस इलेक्शन सिस्टम में पॉसिबल है कि 50% वोट भी नहीं मिली किसी कैंडिडेट को और वो चुनाव जीत जाए। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, शॉर्ट में एफपीटीपी। एफपीटीपी में जो वोटिंग सिस्टम होता है उसमें जिस कैंडिडेट को मोस्ट वोट मिलती हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीत जाता है, चाहे वो वोट्स मेजॉरिटी में ना हो। आइए डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहां पर वोटर्स किसी एक कैंडिडेट को वोट करते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही विनर होता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि वो 50% से ज्यादा ही हो। इस बात को और आसान करते हैं एक एग्जांपल से। एक इलेक्शन है, वहां पर मान लीजिएगा 100 वोट्स हैं और 3 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। कैंडिडेट ए को 40% वोट मिलते हैं, यानी कि 100 में से 40। कैंडिडेट बी को 35% वोट्स एंड कैंडिडेट सी को मिलते हैं 25% वोट्स। इलेक्शन कौन जीतेगा? सोचिए। यस, ए इस इलेक्शन को जीत जाएगा। पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर मैं कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी की वोट्स को ऐड कर दूं तो ये होती है टोटल 60, जबकि कैंडिडेट ए जो विनर है उसको मिली है 40। तो 60 ज्यादा वोट हुई जो उसके विपक्ष में पड़ी हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जीत गया है। तो आपने देखा है ना एफपीटीपी इंटरेस्टिंग, जहां पर उसको टोटल में से 50% वोट भी नहीं मिले और वो इलेक्शन जीत गया। पर क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह का इलेक्शन सिस्टम होता है या फिर ये अलग भी हो सकता है? जी हां, ये अलग भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि दूसरा इलेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है। इस इलेक्शन सिस्टम को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट में बोलते हैं पीआर। पीआर में जो सीट्स होती हैं वो एलोकेट होती हैं पार्टीज को। एफपीटीपी में हो रही थी कैंडिडेट को। और हम यहां पर क्या देखते हैं कि जितने प्रोपोर्शन में उनको वोट्स मिलती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं उनकी सीट्स में। आइए समझते हैं डिटेल में कि ये कैसे वर्क करता है। यहां पर वोटर्स अक्सर वोट करते हैं पार्टी के लिए, ना कि सीधे तौर पर कैंडिडेट के लिए, जैसा कि एफपीटीपी में हो रहा था। और यहां पर जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो होती हैं जितनी परसेंटेज वोट्स मिलती हैं उस पार्टी को। इसका एक और एस्पेक्ट है कि यहां पर मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल पाते हैं उस एरिया से, यानी कि अलग जेंडर से या अलग माइनॉरिटी ग्रुप है तो उनसे भी आपको रिप्रेजेंटेटिव मिल पाएंगे। इसको और आसान करने के लिए हमने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए एक इलेक्शन में पार्टी ए
उसको 50% वोट्स मिलती हैं। उस कंट्री में टोटल वोट्स हैं 100, तो पार्टी ए को 50% वोट मिली, और जैसे हमने कहा था कि जितने परसेंट वोट मिलेंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी सीट्स में, तो पार्टी ए को मिली 50% सीट्स। पार्टी बी 30% वोट्स, तो उसको टोटल सीट्स मिली 30% यानी कि 30। पार्टी सी 20% वोट्स मिली, तो उनको कितनी सीट मिलेंगी? 20% यानी कि 100 में से 20 सीट्स। यहां पर हम देखते हैं कि ये फेयर है और यहां पर सभी की वॉइस काउंट होती है। कैसे? क्योंकि 20% वोट्स मिलने के बाद भी उस पार्टी को सीट्स मिली हैं, लेकिन जैसा हमने एफपीटीवी में देखा कि अगर किसी कैंडिडेट को 20% वोट्स मिली हैं तो जरूरी नहीं कि वो इलेक्शन जीतेगा, तो यहां सभी वोट एक तरीके से काउंट होती हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आइए अब समझते हैं कि आखिर एफपीटीपी की कौन सी स्ट्रेंथ है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये सुपर इजी है समझने के लिए। इसीलिए जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में और हमने पहले इलेक्शन देखे 1951 और 1952 में, तो हमने एफपीटीपी को अपनाया क्योंकि ये समझने में बेहद आसान था। और हम यहां पर यह भी देखते हैं कि एक एमपी एक एरिया के लिए होता है, जिससे लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इससे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एंश्योर होती है। यहां पर रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एफपीटीपी का। जिन कंट्रीज में एफपीटीपी लागू होती है वहां पर अक्सर हमें स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है। आइए समझते हैं कि आखिर पीआर की कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं। तो यहां पर हर वोट मैटर करती है, क्योंकि अगर किसी पार्टी को कम परसेंट में वोट्स मिली तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी सीट्स में। चाहे उसे 10% वोट मिले, उसको 10% सीटें जरूर मिलेंगी। यहां पर इसीलिए जो स्मॉल पार्टीज हैं उनको भी सीट्स मिल पाती हैं, जबकि एफपीटीवी में कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और एक और अच्छी बात कि यहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ वॉइसेस जो है वो वहां की पार्लियामेंट में जा पाती हैं, क्योंकि अगर आपको कम परसेंट में भी वोट मिली, यानी कि वो लोग जो माइनॉरिटी में हैं वो भी वोट्स देकर अपनी वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करा सकते हैं और पार्लियामेंट में उनकी आवाज सुनी जा सकती है। तो ये पीआर की स्ट्रेंथ हुई। आइए अब समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेसी जो है वो कैसे बेहतर होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे ये रिप्रेजेंटेशन को एनहेंस करती है। किसी भी डेमोक्रेसी को बेहतर रन करने के लिए ये जरूरी है कि वहां पर रिप्रेजेंटेशन एनहेंस होना चाहिए। इसी के साथ वहां पर करप्शन भी जो है वो ना हो, तो ही वो डेमोक्रेसी बेहतर वर्क करेगी। तो वहां के इलेक्शन सिस्टम में करप्शन के ऊपर जरूर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हो या वहां की गवर्नमेंट हो, करप्शन को जरूर एड्रेस करें। अकाउंटेबिलिटी जरूर एंश्योर होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन कमीशन है। और इसी के साथ पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए ताकि सोसाइटी के सभी सेक्शन आगे बढ़कर वोट करें। और इस तरह का इलेक्शन सिस्टम हो, इस तरह की वोटिंग प्रक्रिया हो ताकि डेमोक्रेसी में ट्रस्ट लोगों का बने, अकाउंटेबिलिटी उन्हें दिखे और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर हो। समय के साथ जो भी चेंजेस होते हैं उनको भी वहां का इलेक्शन सिस्टम समय के साथ अडॉप्ट करे, ताकि वो अपने आप को जो न्यू चैलेंजेस उसके सामने आए उनको फेस कर सके। आइए अब समझते हैं उन की प्रिंसिपल्स को जो किसी भी डेमोक्रेसी और इलेक्शन सिस्टम की सक्सेस के लिए बेहद जरूरी हैं, जिनमें सबसे पहली बात है इंक्लूसिविटी, यानी कि उस सोसाइटी के सभी सेक्शन जो हैं उस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हो। प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि वहां जो सिटीजन्स हैं
वो चाहे किसी रिलीजन से हो, किसी रीजन से हो, किसी कास्ट से हो, किसी जेंडर से हो, उसी प्रोपोर्शनेट में उनका रिप्रेजेंटेशन वहां की पार्लियामेंट में होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, ऐसा ना हो कि वहां का इलेक्शन सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो और वहां के जो लोग हैं उनको वो समझ में ही नहीं आए कि आखिर इलेक्शन प्रोसेस कैसे वर्क करती है। तो ये बेहद जरूरी है कि वो सिंपल हो। एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हम देखें कि कैसे इलेक्शन की प्रक्रिया सभी के लिए एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि जो लोग फिजिकली चैलेंज हैं वो वोट ही नहीं डाल पाते, या किसी रीजन में रिसोर्सेज की कमी के कारण वोट्स ही कम पड़ती हैं। तो एक्सेसिबिलिटी बेहद जरूरी एस्पेक्ट है। स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यह भी इंश्योर होनी चाहिए इलेक्शन सिस्टम के द्वारा, तभी एक कंट्री बेहतर तरीके से एक डेमोक्रेसी बन पाती है। आइए अब बात करते हैं आज के टास्क की। आपको रिसर्च करना है एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां पर हाल ही में इलेक्टोरल सिस्टम चेंज हुआ हो, और आपको यह देखना है कि आखिर वो चेंज क्यों किया गया और उस चेंज के कारण वहां रिप्रेजेंटेशन, फेयरनेस और वोटर पार्टिसिपेशन में क्या असर पड़ा। इसकी चर्चा कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।